नमस्कार, स्वागत है हमारी खास पेशकश 2024 चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और नागरिकों की अपने नेताओं से अपेक्षाओं की। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। रामलीला मैदान से जनमत साधने की कवायद में विपक्षी दलों ने दिल्ली पर चढ़ाई की। लोकसभा चुनाव का लक्ष्य भेदने के लिए विपक्ष की हुंकार ने सियासी हलचल तेज कर दी। इंडिया गुट की रैली में नेता गरजे तो पारा गर्म हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में इंडिया गुट के आला नेता रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए। उन्होंने लोगों से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ऐसा करना समय की मांग है। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से, धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। ये जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान चढ़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। लोकतंत्र बचाओ रैली में इंडिया ब्लॉक में शामिल लगभग सभी पार्टियों के नेता शामिल थे। उन्होंने बीजेपी के विरोध में जोशीले भाषण दिए और लोगों से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है। आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठेगा, काम करेगा। We will have to save our constitution. Otherwise, Modi will replace democratic republic as a theocratic country. India will become a theocratic nation. Indian state will become a theocratic state. What remains? Where is democracy? Democracy is already in peril. This has to be stopped. How to stop this? We who are gathering here, we should demonstrate our strength in the forthcoming elections. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के कथित मामलों में अपने पतियों की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार की आलोचना की। सुनीता केजरीवाल ने अपने पति की एक चिट्ठी पढ़ी। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी उन्होंने ईडी की हिरासत से भेजी थी। कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा, जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है।
हम सबको पता है कोई चुनावी रैली नहीं है। अपनी दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा। और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी है, सुनीता जी है, आप चिंता मत करो। सिर्फ हमें नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐलान कर देना चाहिए कि तीनों उसकी सहयोगी एजेंसियां हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों और नेताओं को धमकाने के लिए इन संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डेमोक्रेसी को एक एक करके हमारे संस्थाओं को वो खराब कर रहे हैं, उसका ऐसा गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके एक एक नेता को डरा रहे हैं, यहां तक कि पार्टी के लोगों को भी डरा रहे हैं। एएपी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक जगह है जिसने देश के इतिहास को कई बार बदला है। साथियों, ये रामलीला मैदान वो ऐतिहासिक मैदान है जिसने भारत के इतिहास को कई बार बदला है। इस रामलीला मैदान ने जब जब देश के अंदर संकट पैदा हुआ है, इस रामलीला मैदान से बदलाव की आवाज उठी है, इस रामलीला मैदान से परिवर्तन की आवाज उठी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों से विपक्षी दलों के नेताओं को झूठे आरोपों में जेल में डाला जा रहा है। आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ, जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली के जरिए इंडिया गुट ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी ताकत और एकता का प्रदर्शन किया। बीजेपी अपने मिशन 400 पार के तहत लोकसभा चुनाव के समर में लगातार सक्रिय है, जिसके तहत पीएम मोदी ने सर्वाधिक 80 सीटों वाले राज्य यूपी से विपक्ष पर निशाना साधा है। मेरठ की रैली से शंखनाद में विपक्षी दलों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर मोदी की दहाड़ साफ सुनी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जोर दिया कि वे खुद पर लगने वाले आरोपों के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं रोकेंगे। उन्होंने विपक्षी गुट इंडिया पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को लूटने वालों को अपने खिलाफ कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैली को संबोधित कर रहे थे। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। इंडिया ब्लॉक के दिग्गज नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एएपी प्रमुख अरविंद केजरीवाल,
और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के समर्थन में नई दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली आयोजित की थी। रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री पर तानाशाह होने का आरोप लगाया। मोदी अपनी रैली में उसी का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 साल में ये तय करने के कदम उठाए हैं कि गरीबों का पैसा भ्रष्टाचारी न हड़प लें। इंडिया ब्लॉक ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने और उसके नेताओं को निशाना बनाने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि विकसित भारत बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अगले 5 साल के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। मोदी ने क्रांति और क्रांतिकारियों की भूमि के रूप में मेरठ की तारीफ की, जिसने देश को चौधरी चरण सिंह जैसे नेता दिए। हाल में एनडीए में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के पोते और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी रैली के मंच पर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मशहूर टीवी धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल भी मंच पर थे। अरुण गोविल मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा 16 सीटों पर चुनाव हार गई थी। 2024 में 16 सीटों पर जीत के लिए भाजपा ने स्पेशल रणनीति बनाई है। 60 सीटों पर पिछले चुनाव में हार चुके प्रत्याशियों पर दांव लगा है, जबकि 5 सीटों पर नए चेहरे उतारे गए हैं। इनमें से 2 सीटों पर बसपा सांसद जीते थे, अब वह भाजपा ज्वाइन कर चुके और भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। यह 16 सीटें ओबीसी और दलित बाहुल्य है। इन पर प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, एसपी सिंह बघेल समेत 10 बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी, लेकिन ये जीत 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम रही। भाजपा 16 सीटों पर चुनाव हार गई। अब 2024 में इन 16 सीटों पर जीत के लिए भाजपा ने स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन सवाल है क्या बीजेपी यूपी में 80 में 80 सीटें जीत पाएगी। 16 हारी सीटों में 7 सीटों पर 2019 में चुनाव में हार चुके प्रत्याशियों पर दांव लगाया गया है, जबकि 5 सीटों पर नए चेहरे उतारे गए हैं।
इनमें से जिन 2 सीटों पर बसपा सांसद जीते थे वो अब भाजपा ज्वाइन कर बीजेपी की ताकत को बढ़ा रहे हैं। 16 सीटों पर प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, एसपी सिंह बघेल समेत 10 बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इतना ही नहीं, प्रत्याशियों को टिकट देने से लेकर प्रचार और ग्राउंड लेवल पर वर्किंग के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया है। 2019 में बीजेपी की हारी हुई सीटों की बात करें तो 16 सीटें ओबीसी और दलित बाहुल्य हैं। भाजपा पूर्वांचल की 6 सीटों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हारी थी। इनमें 2 सीटें ऐसी भी थीं जिन पर जीत हार का अंतर 30,000 से कम था, जबकि 6 सीटों पर 1 लाख वोटों से कम के अंतर पर हार जीत हुई थी। यूपी की हारी हुई 16 लोकसभा सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी ने अपने तर्कस के हर तीर का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। भाजपा ने 16 सीटों पर प्रत्याशियों के चुनाव में जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। अभी तक घोषित प्रत्याशियों में 5 सवर्ण, 6 ओबीसी और 2 दलित हैं, जबकि 2019 में 7 सीटों पर सवर्ण प्रत्याशियों को मौका दिया गया था। जिन 3 सीटों पर भाजपा को चुनौती मिल सकती है वहां अब फाइनल जीत के लिए रणनीति बन रही है। 3 सीटों में गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली, अखिलेश के प्रभाव वाली मैनपुरी और मुख्तार अंसारी के वर्चस्व वाली गाजीपुर सीट है। हारी हुई सीटों पर 1 साल में सीएम योगी ने 70 से अधिक दौरे किए हैं। 16 सीटों पर जीत के लिए भाजपा करीब 1 साल से काम कर रही है। यही नहीं, पीएम मोदी का भी इन सीटों पर फोकस है। भाजपा जिन 16 सीटों पर हारी थी उनमें 70% सीटें दलित और ओबीसी बाहुल्य हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 10 बड़े दलित ओबीसी वर्ग के नेताओं को शामिल किया गया है। ये इन सीटों पर प्रचार में फोकस करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान रखते हुए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, असीम अरुण जैसे नेताओं को शामिल किया गया है। माना जाता है कि इन नेताओं का अपने वर्ग के वोटर्स पर प्रभाव है। यादवों को साधने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पिछले 6 महीने में 3 बार यूपी आ चुके हैं। तस्वीर साफ है, बीजेपी 2019 में सभी हारी हुई सीटों को जीतने के लिए व्यूह रचना कर चुकी है। रविवार को मेरठ से पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार का शंखनाद भी किया। ऐसे में 2019 की हारी हुई सभी लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में बीजेपी की नई रणनीति इस बार कितनी सफल होगी, ये देखने वाली बात होगी। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश में अलग ही चुनाव रंग है। जबलपुर मैदान में चुनाव के अजीब नजारे देखने को मिल रहे हैं, जहां चुनावी धार, प्यार और इकरार सब कुछ सामने है। दरअसल यहां निर्दलीय प्रत्याशी का चुनावी बाना प्यार का संदेश बन चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के आम चुनावों को अमूमन दुनिया में लोकतंत्र का सबसे महान उत्सव कहा जाता है। इस मान्यता की वजह भी है। चुनावों के दौरान वोटरों और नेताओं के एक समान रंग, धूम और उत्साह शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिलते हैं। भारत में हर चुनाव में मनमौजी उम्मीदवारों की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी देखने को मिलती है। वे जानते हैं कि जीत उनके हिस्से नहीं आएगी, फिर भी वे लोकतंत्र के महोत्सव में बड़े उत्साह से शामिल होते हैं। वे इस मौके का इस्तेमाल आम लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए करते हैं। पेश है इसकी एक वानगी। मैं लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर 2.5 अक्षर राकेश सोनकर। ये हमारा 13वीं बार नामांकन की दाखिल किया है चुनाव में। 2.5 अक्षर का शाब्दिक अर्थ है प्रेम या प्यार। दरअसल ये शब्द हिंदी वर्णमाला के 2.5 अक्षरों से बनते हैं। इसी वजह से 2.5 अक्षर को प्रेम का पर्यायवाची भी कहा जाता है। जबलपुर के राकेश सोनकर खुद को 2.5 अक्षर कहलाना ही पसंद करते हैं। वे जबलपुर के चुनावी मैदान में प्यार का संदेश फैलाने के लिए कूदे हैं। उनका मानना है कि प्यार फैलाने का संदेश और अपील राजनीतिक दलों के बेहिसाब खर्चों और पानी की तरफ बहाए जाने वाले दूसरे संसाधनों पर लगाम कसेगी। जनता खुद देगी ना आपको। आपका प्रेम जब उनको समझ में आ जाएगा तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद देगी। हमने उनको दिया, वो हमको देंगे। क्यों मांगे वोट? मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। बहुत पुराना हो गया 70 साल से। अब बंद होना चाहिए वोट दो, वोट दो। यह है प्रेम, सच्चा प्रेम। इसीलिए 2.5 अक्षर का यही अर्थ है, यही तात्पर्य है। देना चाहिए प्रेम। भारतीय संस्कृति में प्रेम का अर्थ है देना। निर्दलीय उम्मीदवारों की कड़ी में 2.5 अक्षर अकेले नहीं है। एक और निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने के लिए सजे धजे घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर कलेक्टरेट पहुंची। उम्मीदवार के पति ने जबलपुर के वोटरों से ऐसा वादा किया जिसे सुनकर वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे या हैरत में पड़ जाएंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे वादे पर कितना भरोसा करते हैं। दादा बताइए, आप ये घोड़े में बैठकर क्यों आए हैं? हाँ, इसलिए कि मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ एशिया
यूएसए का प्रेसिडेंट हूँ और मेरी पत्नी शशि स्टेला लुइस वाइस प्रेसिडेंट है और मैं जबलपुर से लोकसभा का प्रत्याशी का चुनाव अपनी पत्नी श्रीमती शशि स्टेला लुइस को लड़वा रहा हूँ। चुनाव जीतने पर, जबलपुर का चुनाव जीतने पर जबलपुर के हर वोटर को $20,000 दिए जाएंगे। एक और निर्दलीय उम्मीदवार हैं विनय चक्रवर्ती। वे 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के लेकर नामांकन दाखिल करने जबलपुर कलेक्टोरेट पहुंचे। उन्होंने नामांकित सिक्कों के इस्तेमाल की वजह बताई। चिल्लर लेते जाने की सबसे पहली वजह रही थी हमारे चुनाव आयोग के सभी पदाधिकारियों द्वारा वहां पर डिजिटल सुविधाएं का ना होना, क्योंकि हम समय से पहले आज सबसे पहले फॉर्म लेने पहुंचे रहे, पर वहां पे डिजिटल सुविधाएं ना होने की वजह से हमने अपने पूरे व्यापारी संघ और जितने भी सहायक बंधु रहे उनसे वहां पर वो मुद्राएं राशियां बुलवाई और फिर वो आने पर वहां पे तुरंत सबमिट कर दी। तो जितने भी सहयोगी रहे उनके पास यही मुद्राएं रहीं जो आज तक चलन में नहीं चल रही थी, रखी हुई रहीं, तो उनने हमारी सहयोग में हमें दी और हमने वह चुनाव आयोग को दे दी। अगर जबलपुर में वोटर किसी पार्टी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते तो उनके पास फिलहाल 3 निर्दलीय उम्मीदवारों के विकल्प हैं। वैसे कोई भी इस बात पर शर्त लगाने को तैयार नहीं है कि 4 जून को वोटों की गिनती के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों में से किसकी जमानत राशि सुरक्षित रहेगी। फिलहाल 24 के चुनावी माहौल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।